हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएससी फॉर सीबीएसई। और जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी सीरीज चल रही है, इस सीरीज के अंदर हम अपना जो कोर्स है सीबीएसई क्लास 10 सोशल साइंस का, इसको हम आपके साथ में कर रहे हैं। इसका जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में वहाँ से आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। पहले की वीडियो अगर आप देखोगे तो बाद वाली वीडियो ऑटोमेटिकली अच्छे से समझ में आती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसका अगर पीडीएफ लेना चाहें जो हमारे लेक्चर हैं, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका लिंक आप देखोगे हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को लाइक भी कर दिए करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं सीबीएसई के अंदर, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो जाए और कम समय के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर सके, इसके लिए इसी एम को लेते हुए हमने इस कोर्स को आपके चैनल पर, जिसका नाम है पीएससी फॉर सीबीएसई, उस पर आपके लिए हम इसको उपलब्ध करा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 आज के इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे और टाइटल आपके सामने लिखा हुआ है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। देखिए, ये वाला चैप्टर हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी ऑल आर आ इंडियन, ठीक है। हम सब क्या है, हम सब इंडियन है। और भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, हमारे कौन कौन से ऐसे नेता थे, कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे, कौन कौन से क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना उल्लेखनीय, अभूतपूर्व और महत्वपूर्ण योगदान दिया, और कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं देश की आजादी के लिए घटी, किस तरीके से अंग्रेजों के साथ में भारतीय लोग टकराए और आखिरकार भारतीय लोगों को इसमें जीत हासिल मिली और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा, बहुत ही मतलब अच्छा सा चैप्टर है। ऐसा लगता है जैसे हम अपने ग्लोरियस हिस्ट्री को देख रहे हैं, जैसे हम अपने ग्लोरियस पास्ट की बारे में बात करें, जो हमारा चमकीला, जो हमारा भूतकाल है, बीता हुआ समय है, उसमें कहीं ना कहीं हम खो जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आइए हम बिना किसी देरी के इस चैप्टर की चर्चा कर लेते हैं। टाइटल आपके सामने लिखा है भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। तो अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किसका, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद को क्या कहते हैं, नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो प्रॉपर डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, अपने राष्ट्र के प्रति त्याग, समर्पण तथा देशभक्ति की भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। जब कोई व्यक्ति बेटा अपने राष्ट्र के प्रति त्याग की भावना रखता है, अपने देश के प्रति बलिदान की, मरने मिटने की, अपने देश के लिए हमें सैक्रिफाइस करने की जो भावना होती है हमारे भीतर, देशभक्ति की जो भावना होती है, उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद कोई वस्तु नहीं है, राष्ट्रवाद कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको देख सकते हो, आप उसको महसूस कर सकते हो। वो आपके कामों में, आपके कृत्यों में, आपकी एक्टिविटी में, आपके क्रियाकलापों में क्या आती है, नजर आती है। कहते हैं भाई ये बंदा तो बड़ा देशभक्त सा लग रहा है ना। जब देश की बात आती है तो हमेशा तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए, मरने के लिए, मिटने के लिए, बलिदान देने के लिए, त्याग करने के लिए। जैसे राजगुरु भगत सिंह सुखदेव ने क्या किया था, अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, सूली पर चढ़ गए थे। किसके लिए चढ़े, देश के लिए चढ़े थे, ठीक है। तो राष्ट्रवाद का अर्थ मैंने आपको बताया, त्याग, समर्पण और देशभक्ति की भावना। अब भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा या उसको प्रोत्साहन देने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ वो 19वीं शताब्दी में हुआ था, और 19वीं शताब्दी के अंदर बहुत सारे ऐसे कारक थे जो उभर रहे थे, जिनकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद जो था वो उभरा या फिर भारत में राष्ट्रवाद पनपने लगा। तो यहाँ पर मैंने आपको 1, 2, 3, 4 एंड 5 यानी कि 5 पॉइंट्स के माध्यम से आपको भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले कारकों के बारे में बताया है। तो पहला पॉइंट है अंग्रेजी शासन की शोषणकारी भूमिका। देखिए, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज लगातार इस तरीके की एक्टिविटी को अंजाम दे रहे थे। अंग्रेज जो थे लगातार इस तरीके की एक्टिविटी में लगे हुए थे कि जिससे हिंदुओं का, मुस्लिमों का और भारत के जितने भी तमाम वर्ग थे, चाहे वो किसान हो, महिला हो, छात्र हो, अध्यापक हो, वकील हो, हर एक वर्ग का शोषण कर रहे थे। तो हर एक वर्ग का जब वो शोषण कर रहे थे तो सभी को ये लगने लगा कि इस अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। अंग्रेजी शासन की शोषणकारी नीतियों ने हमारे अंदर एकता की भावना को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, और हम सब लोगों को लगने लगा कि हम हिंदू, मुस्लिम, ईसाई हम बाद में हैं, पहले हम सब एक भारतीय हैं, और इन फिरंगियों को, इन अंग्रेजों को पहले हमें अपने देश से निकालना होगा। तो
अंग्रेजी शासन की शोषणकारी जो भूमिका थी, इसने भी भारत में राष्ट्रवाद के विकास में अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाई। सेकंड पॉइंट देखते हैं, समाचार पत्रों तथा प्रेस की भूमिका, द रोल ऑफ प्रेस एंड द न्यूज़पेपर। यानी कि आपको पता है कि देखिए उस जमाने के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था वो तो था नहीं, उस जमाने में उस समय हमारा जो प्रिंट मीडिया था, जो समाचार पत्र थे, जो पत्रिकाएं थी, जो मैगजीन्स हुआ करती थी, उनके द्वारा भारत में जो विचार थे, क्रांतिकारी विचार, उनको छापा जाता था, उनको देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाता था। और जब लोग उनको पढ़ते थे, उन खबरों को, उन सूचनाओं को देखते थे, तो लोगों के मन में एक भाव पैदा होता था अंग्रेजों के खिलाफ, और वो भाव था गुस्से का भाव, रोष का भाव, क्रोध का भाव, ठीक है। और भारतीय लोगों को लगता था कि अंग्रेज कितने निर्दयी हैं, है ना, किस तरीके से हमारे देश के लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, उनका अत्याचार कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे समाचार पत्र और प्रेस की भी बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका थी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में। इसके अलावा आप देख रहे हैं साहित्य, लोक कथाओं, गीतों व चित्रों का प्रभाव। देखिए जो उस जमाने के क्या हुआ करते थे, पेंटर, वो ऐसे चित्र बनाते थे जिसमें भारत माँ का चित्र होता था, ठीक है। इसके अलावा हमारे क्रांतिकारियों के चित्र होते थे, उसमें अंग्रेजों को जुल्म करता हुआ दिखाया गया उन चित्रों के अंदर। और ऐसे गीत लिखे जाते थे कि जब वो पढ़ते थे लोग, जब वो गाते थे उन गीतों को, तो लोगों के अंदर एक जोश भर जाता था देशभक्ति का, है ना। जैसे कि हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, जब उसको आप सुनते हैं, जैसे कि हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, जब उसको गाया जाता है, सुना जाता है, तो अपने अंदर क्या होता है। और भी बहुत सारे गीत हैं, जैसे कि नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, इस तरीके के बहुत सारे गाने उस जमाने में लिखे गए थे, ताकि लोगों में देशभक्ति के का जो भावना है उसको प्रसारित किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। ऐसी बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी ऐसी कहानियां भी लिखी गई जिससे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। अगला देखिए, भारत में रेलवे का विकास। आपको पता है भारत में रेल का विकास कब हुआ? भारत में पहली बार जो रेल चली थी वो 1853 में चली थी, ठीक है। और 1853 के अंदर उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, और जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने भारत में पहली बार रेल को चलाया था। कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से थाने के बीच में चली थी, 34 किलोमीटर जिसकी लंबाई थी। और इस 34 किलोमीटर की लंबाई में जो रेलगाड़ी चली थी, वो रेल चलती थी किससे? कोयले से। बाद में 1925 के अंदर, 1925 में भारत के अंदर पहली बार वो रेल चली थी जिसके अंदर कोयले का उपयोग नहीं होता था, जो किससे चलती थी? जो बिजली से चलती थी, ठीक है। तो भैया 1853 में जो रेल चली भारत के अंदर, उस रेल ने भारत के कोने कोने को आपस में जोड़ने का काम किया। दिल्ली का आदमी उसी का प्रयोग कर कर कहां जा रहा है? दिल्ली का आदमी उसका प्रयोग करके जा रहा है मुंबई, मुंबई का कोलकाता, कोलकाता का चेन्नई। तो भारत में रेलवे ने भी राष्ट्रवाद की उन्नति में, राष्ट्रवाद का प्रसार करने में, प्रचार करने में, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में, प्रोत्साहन करने में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इसके अलावा आप देखिए अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार, यानी कि इंग्लिश एजुकेशन। हमारे देश के अंदर आपको पता होगा कि पहले इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन नहीं था, ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन को, अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लाने का जो क्रेडिट है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को जाता है, ठीक है। अंग्रेजों ने हमारे देश में इंग्लिश मीडियम एजुकेशन को वो लोग लेकर आए थे। क्यों लेकर आए थे? वो इसलिए लेकर आए थे ताकि भारतीय लोगों को हम अपने रंग ढंग में ढाल दें, ताकि उनको हम अपनी लैंग्वेज सिखा दें। अगर वो हमारी भाषा को सीख गए तो फिर प्रशासन को चलाना भी ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। लेकिन बेटा जब अंग्रेजी एजुकेशन के संपर्क में भारतीय लोग आए तो वो बहुत ज्यादा क्या हो गए? वो बहुत ज्यादा जागरूक हो गए, अवेयर हो गए। उनको पता चल गया कि स्वतंत्रता किसे कहते हैं, समानता किसे कहते हैं, अधिकार किसे कहते हैं। और उन्होंने अंग्रेजों के सामने अब स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों की बात करनी शुरू कर दी। तो जब हम इंग्लिश एजुकेशन के संपर्क में आए तो उसका फायदा भी हमको मिला, और इसने भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में भी अपना रोल प्ले कर दिया, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। देन नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज भारत पर विश्व युद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। आप सबको पता है
कि पूरे संसार के अंदर 2 वर्ल्ड वॉर हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, ठीक है। अगर देखिए, पहली बात तो आपको बिना किसी स्किप किए हमारी वीडियो को ध्यान से सुननी है, क्योंकि ये जो आपको पता है सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके अंदर लेक्चर मोड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए उपलब्ध है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप बिना स्किप करे हुए मेरा जो लेक्चर है उसको ध्यान से सुनिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वैसे भी पता चल ही जाएंगी, ठीक है। तो हमारे वर्ल्ड वॉर कितने हुए? हमारे 2 वर्ल्ड वॉर हुए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से 1918 के बीच में, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उस समय हम गुलाम थे, भारत गुलाम था, अंग्रेजों का उपनिवेशवाद का शिकार था। और ऐसे समय में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हमारे इंडिया पर, हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में मुझे आपको यहां पर बताना है, ठीक है। तो हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के प्रभावों के बारे में सबसे पहले लिखा है, देखिए, युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खर्चों में वृद्धि हुई। देखिए, जब युद्ध होता है तो युद्ध से क्या होता है? खर्चे बढ़ जाते हैं। और कौन से खर्चे बढ़ जाते हैं? जो रक्षा पर होने वाले खर्चे हैं वो खर्चे बढ़ जाते हैं। जो साजो सामान चाहिए, जो हथियार चाहिए, जो बंदूकें चाहिए, ठीक है, तो उनके खर्चे जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और खर्चों को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए, क्योंकि इन खर्चों को कैसे ना कैसे करके पूरा तो करना ही था ना। तो इन खर्चों को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों का शोषण और ज्यादा करना शुरू कर दिया और करों में क्या कर दी? करों में बढ़ोतरी कर दी। और युद्ध के कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतें भी क्या हो गई? बढ़ गई। जो खाने पीने की चीजें थी, जैसे कि आपको पता है कि हमारे दाल है, चावल है, गेहूं है, तेल है, चीनी है, ये सब क्या है? ये सब हमारी खाद्य वस्तुएं हैं। तो युद्ध के कारण हमारी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई, क्योंकि इनकी पूर्ति पर प्रभाव पड़ा। किस पर प्रभाव पड़ा? पूर्ति यानी सप्लाई। और आपको पता है लगातार मांग तो बनी हुई थी, तो जब पूर्ति कम होती है और मांग ज्यादा होती है तो खाद्य वस्तुओं की कीमतें तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं? बढ़ी जाती हैं। और जब कीमत बढ़ी खाद्य वस्तुओं की तो इससे आम लोगों को क्या हुई भाई? आम लोगों को इससे परेशानी होने लगी। जो एक कॉमन मैन था उसको इससे दिक्कत हुई। और 1921 में जो जनगणना हुई थी हमारी, क्योंकि आपको पता है लोगों की गिनती हर 10 साल में हमारी सरकार करती है। देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1881 में, ठीक है। और 1800 सबसे पहले तो हुई थी 1872 में, लेकिन 1872 वाली जो जनगणना थी वो अपूर्ण जनगणना थी, यानी संपूर्ण भारत में नहीं हुई थी। संपूर्ण भारत की जनगणना, और जहां से दशकीय जनगणना की शुरुआत होती है, जहां से हर 10 साल बाद में जनगणना की शुरुआत हुई, वो पहली बार हुई 1881 में। और 1881 के बाद से लेकर आज तक हर 10-10 साल के अंदर हमारी जनगणना की जाती है, हमारी पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है। तो 1921 में जब लोगों की जनगणना की गई तो उस समय पता चला कि अकाल जो पड़े, ठीक है, यानी गेहूं चावल की जो कमी हुई और जो महामारी आई उसकी वजह से लगभग आप देखोगे 120 लाख या 130 लाख लोग जो थे वो मारे गए थे, ठीक है। कौन सी जनगणना में? 1921 की जनगणना में पॉपुलेशन बढ़ी नहीं बल्कि पॉपुलेशन और कम हो गई। क्यों कम हुई? क्योंकि अकाल पड़ा और गेहूं और चावल की कमी से लोग भूख से मर गए तड़प कर, और दूसरी तरफ प्लेग जैसी महामारी आ गई जो चूहे से फैलती है महामारी, और जिसकी वजह से बेटा 120 लाख या 130 लाख लोग इसकी वजह से मारे गए थे। आपको पता है कोरोना महामारी में भी तो लाखों लोग मारे गए, है ना। तो इसी तरीके की एक महामारी आई थी, प्लेग की महामारी। और लास्ट है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में जबरन सेना भर्ती। जबरन का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती, क्योंकि अंग्रेज लोग लड़ रहे थे ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और उनको सैनिकों की कमी पड़ रही थी। तो सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या करा? उन्होंने जो ग्रामीण क्षेत्र थे हमारे, जो हमारे गांव के क्षेत्र थे, देहात के क्षेत्र थे, वहां से जबरदस्ती लोगों को कहा कि चलो सेना में भर्ती होना है, आपको सेना में काम करना है, आपको अंग्रेजों की तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ना है। तो आप देखिए युद्ध किसका है? युद्ध
है अंग्रेजों का। कौन लड़ रहा था? अंग्रेज लड़ रहे थे, ब्रिटेन लड़ रहा था, और जबरदस्ती सेना में किसको भर्ती किया गया? हमारे भारतीयों को। और सेना में जब वो भर्ती हुए तो बहुत सारे लोग वापस जिंदा लौटकर आए, और बहुत सारे लोग लौटकर ही नहीं आ पाए। बहुत सारे बच्चे, जो लोग मर गए उनके बच्चे अनाथ हो गए और उनकी पत्नियां विधवा हुई। तो ये सारा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा। किसका पड़ा? ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का प्रभाव पड़ा था, जो 1914 से स्टार्ट हुआ था और 1918 तक चलता रहा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सत्याग्रह का क्या अर्थ है। सत्याग्रह, जो गांधी जी ने हथियार बनाया था अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने का हथियार, सत्याग्रह, उसका मीनिंग क्या होता है? तो देखिए, सत्याग्रह का मतलब है सत्य और अहिंसा पर आधारित आंदोलन का तरीका। ये एक तरीका है क्या करने का? आंदोलन करने का। और इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्य और अहिंसा। और आपको पता है कि सत्य और अहिंसा का पुजारी किसको कहा जाता है? सत्य और अहिंसा का पुजारी कहा जाता है मिस्टर MK गांधी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, एंड वी ऑल नो मोहनदास करमचंद गांधी लाइक महात्मा गांधी, है ना, महात्मा गांधी की तरह तो उनको हम जानते हैं। ठीक है, उसी के रूप में तो जानते हैं एज ए महात्मा गांधी। देखिए, भारत में सत्याग्रह की जो शुरुआत करने का जो क्रेडिट जाता है, जो श्रेय जाता है, वो जाता है महात्मा गांधी को, है ना। और महात्मा गांधी ने ही सत्याग्रह की भारत में शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि आंदोलन तो हम जरूर करेंगे, लेकिन उसमें हम किसका उपयोग करेंगे? सत्य का और अहिंसा का प्रयोग करेंगे। तो देन हमारे इस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं? हमने पढ़ा इसके अंदर राष्ट्रवाद का अर्थ, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले कारक पढ़े, हमने पढ़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, और हमने पढ़ा सत्याग्रह का क्या अर्थ है और महात्मा गांधी का इसमें क्या रोल है। तो इसी के साथ में हम अपने इस लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं। अभी एक चैप्टर हमारा पूरा नहीं हुआ है। इस चैप्टर के अंदर अभी और कुछ लेक्चर हैं जो आपके पास में लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के रूप में आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले लेक्चर में नई नॉलेज के साथ में। तब तक हमारे चैनल के साथ में आप लोग जुड़े रहिए। PSC for CBSE। थैंक यू।